समाचार अब तक, सत्य का साहस। नाशिक लोकसभा मतदारसंघाचे महायुतीचे उमेदवार हेमंत गोडसे यांच्या प्रचारार्थ नाशिक येथे आयोजित जाहीर सभेला आज संबोधित करण्यात आलाय। गतिशील विकासाला प्राधान्य देणाऱ्या महायुती सरकारने मागील दशकभरात समाजातील प्रत्येक घटकाच्या सक्षमीकरणाचा मार्ग प्रशस्त केलाय। नाशिक जिल्ह्यात रस्ते महामार्गाच्या नेटवर्कमुळे सामाजिक आर्थिक विकासाबरोबरच पर्यटनालाही चालना मिळाली आहे। विकासाला प्राधान्य देणारी नाशिकची जनता यावेळी महायुतीला बहुमतांनी विजयी करेल असा विश्वास नितिन गडकरी यांनी केलाय। 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया। जैसे बरसात आती है जोर से, वैसे पैसे पड़ रहे थे। वो मेंबर NHI का फाइनेंस वाला डर गया, बोले साहब आप कहाँ हो? बोले ये 7 दिन में इतना पैसा आएगा, मैं वापस कैसे करूँगा? बोला क्या करना है? बोले आप मुंबई आइए। दूसरे दिन सुबह मुंबई आया, मैं स्टॉक एक्सचेंज गया, कार्यक्रम कराया 7 दिन के पहले, वो पहले कर लिया, वो बेल बजा दी, इशू क्लोज किया और फिर पैसे वापस करने का कार्यक्रम हुआ। 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, 7 टाइम्स। और मैं तो अब कहता हूं कि मुझे बड़े लोगों के पैसे से रोड नहीं बनाना। मैंने एक नई स्कीम बनाई है कि जो भी पैसा NHI के बॉन्ड में लेगा, पैसा डिपॉजिट करेगा, NHI AAA रेटिंग है, मैं आपको 8.05% इंटरेस्ट दूंगा और ये इंटरेस्ट मैं आपको मंथली आपके अकाउंट में जमा करूंगा। तो कांस्टेबल, पुलिस वाला, सफाई कामगार, छोटा आदमी, चपरासी, प्यून, बैंक उसको ब्याज कितना देगी? 4.5, 5, 5.5। मैं 8.05 और मंथली और गारंटी। तो पहली बात यह है कि देश में पैसे की कोई कमी नहीं है और इसलिए बड़े प्रमाण पर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाई, शिपिंग में लाई, पोर्ट्स में लाई, बाद में रोड सेक्टर में आई, अभी पावर की ट्रांसमिशन लाइन हम मोनेटाइज कर रहे, एयरपोर्ट 100 बने। ये जो सब बन गए, इसके कारण हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो थी, जो बजट में 10 रुपए थी और हमने काम किए 100 रुपए के, ये 90 रुपए कैपिटल मार्केट से, पब्लिक से खड़े हुए हैं। और यही हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी की विशेषता है। आपको ताज्जुब होगा, ये एयरपोर्ट, रेलवे, ट्रांसमिशन लाइन, रोड, इसकी तो बात छोड़ दीजिए। मथुरा में मैंने एक प्रोजेक्ट किया, मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था और मैंने एक प्रोजेक्ट ऐसा किया है कि 80 MLD स्लज, यानी जो गंदा पानी था मथुरा का, वो मैंने 40-60 एक हाइब्रिड एन्युटी मॉडल तैयार किया और मैंने कहा जो भी कोई टेंडर जीतेगा उसको 40% सरकार देगी, 60% वो लगाएगा। और इंडियन ऑयल के चेयरमैन थे वैद्य साहब, उनको मैंने बुलाया और मैंने कहा आपको तो पानी लगता है यहाँ, कहाँ से लेते हो? बोले यूपी सरकार से। कितना पैसा देते हो? बोले 25 करोड़। बोला आप एक काम करो, मैं 5 करोड़ बचा देता हूँ, आप 20 करोड़ दो। और ये इससे पूरा जो पानी अच्छा तैयार हुआ वो मैंने रिफाइनरी को दिया, वो 20 करोड़ साल के देते। टेंडर निकाला और आपको बताता हूं कि कंपटीशन में त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी ने लिया, 40% केवल हमने दिए, 60% बैंक और उसने डाला और वो उसको साल के 20 करोड़ मिल रहे हैं। और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ। अब आप ये समझते हो कि कोई भी प्रोजेक्ट, मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि डायमंड का काम करने के बजाय कचरे का काम करो। आप हंस रहे हो, पर डायमंड कुछ नहीं, कचरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कचरे को सेग्रीगेट करोगे, उसमें प्लास्टिक होगा, रिसाइकलिंग होगा, ग्लास रिसाइकलिंग, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग, ऑर्गेनिक वेस्ट बायोडाइजेस्टर में डालो, उससे मीथेन निकलेगा, मीथेन से हाइड्रोजन निकालो, ट्रक, बसेस, कार, स्कूटर, अभी बजाज ने स्कूटर भी लॉन्च किया, राजू मेरे पास आया था वो लॉन्च करने के लिए। तो आने वाले समय में हमारा फ्यूचर है हाइड्रोजन। स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फॉर सब हाइड्रोजन चलने वाला है। और कचरे से अगर हाइड्रोजन तैयार होगा तो अमेरिका में हाइड्रोजन की कीमत है $4 पर केजी। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, मैंने सब अल्टरनेटिव फ्यूल को खूब लाया, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, इलेक्ट्रिक, CNG, हाइड्रोजन। भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपके यहाँ आया तो मैंने मुंबई में इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस लॉन्च की थी। तब इलेक्ट्रिक के बारे में लोग पूछते थे कि कोई बंद पड़ी तो क्या तुम धक्का मारोगे क्या? अब किसी की गाड़ी बंद हुई
कल मैं नासिक में था, तो रात को हेलीकॉप्टर थोड़ा मौसम ख़राब हो गया तो गाड़ी में आया, तो मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में आया। तो वहाँ बेचारा जो था वो बोलता मेरी इलेक्ट्रिक की गाड़ी है BMW की, और आपके भाषण सुनकर मैंने ली, मेरे गाड़ी में बैठकर नासिक चली। बहुत सुंदर गाड़ी थी, कोई गाड़ी कभी बंद नहीं हुई। 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है फॉसिल फ्यूल का, और इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, ये फ्यूचर है। और ये 16 लाख करोड़ अगर इंडियन इकोनॉमी में जाएंगे, रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल और गांव गरीब मजदूर किसान के पास अगर जाएंगे, तो परचेसिंग पावर कितनी बढ़ेगी। और परचेसिंग पावर के साथ पर कैपिटा इनकम रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल में बढ़ेगा, तो जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित जो कम्युनिटी पूरी है उसका प्रोग्रेस कितना होगा। और उनके पास पैसा आया तो तुम्हारा डायमंड खरीदेगा। आजकल डायमंड तुम्हारी इंडस्ट्री तभी चलेगी जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा, चाहे नंबर 1 में आए चाहे नंबर 2 में आए। पर परचेसिंग पावर बढ़े बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। तो नेचुरली हमारे देश में वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन हम तैयार करेंगे अच्छा, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएंगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो नेचुरली रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम और GDP बढ़ेगा, और दोनों बढ़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा तो गरीबी दूर होगी। तो जो गरीबी रेखा से लोग बाहर निकल रहे हैं, इसका कारण इकोनॉमी चेंज हो रही है, और यही हमारी इकोनॉमी की विशेषता है। एक तरफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था उसके बाद अटल जी ने मुझे बुलाकर ये योजना बनाने का आदेश दिया था। अब हम लोग 6.5 लाख गाँवों में से 5 लाख से ऊपर गाँवों में हमने अच्छे रोड बनाए हैं, और इसका कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब पीने के पानी का योजना हमने बनाई है, अब इलेक्ट्रिक सबको दी है, सोलर वाटर पंप लाए हैं। ये जो MSAB है, विश्वास पाठक बैठे, ये कहते हैं 5.5 से 6 हज़ार करोड़ इनका घाटा एग्रीकल्चर पंप के कारण होता है। अभी मेरे खेती पे मैंने 60 एकड़ में 3 सोलर पंप 7.5 हॉर्स पावर के लगाए, और नदी नालों का खोलीकरण, रुंदीकरण किया, तो मेरे कुएं में पानी अब 10 घंटे 12 घंटे मार्च मई में चलता है, अप्रैल में, और मैं 60 एकड़ इरिगेशन करता हूँ। अब इलेक्ट्रिक का बिल ही नहीं आता, और 7.5 हॉर्स पावर का पंप केवल 37,000 रुपये में मिला। तो ये वहाँ जो प्रोडक्शन बढ़ेगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा, तो देश में विकास होगा। अभी हमारे देश में टोटल हमारे ग्रोथ में 12% एग्रीकल्चर से कंट्रीब्यूशन है, और हमारी पॉपुलेशन एक समय 90% है, अब 60% पॉपुलेशन रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल, जल, जमीन, जंगल और जानवर इसके आधारित पड़ी हुई है। हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 22 से 24% है, और सर्विस सेक्टर 52 से 54% है। अब हमारे देश में जरूरी यह है कि ये मुंबई में क्यों झोपड़पट्टियां है, ये लोग कहाँ से आए, ये गाँव से आए। मैं परसों योगी जी बीच में नागपुर में आए थे, तो मैं उनको बता रहा था कि यूपी के बड़े प्रमाण पर लोग अब वापस जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यूपी में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, रोड अच्छे बन गए, एयरपोर्ट बन रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही, ट्रेड बिजनेस बढ़ रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो लोग मुंबई छोड़कर यूपी के तरफ से। एक सर मैं जब बचपन में मेरे बहन के पास मुंबई में आता था, तो वो चेंबूर में रहती थी, तो सुबह सब्जी लेने के लिए जाते तो लुंगी पहने हुए खूब लोग दिखते थे। एक्चुअली उस समय ईशान्य मुंबई से कृष्ण मेनन चुनाव जीतते थे। अब आप जाओ चेंबूर में, एक आदमी लुंगी वाला नहीं दिखता, क्योंकि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना में डेवलपमेंट की ग्रोथ बढ़ गई, लोग आना बंद हो गए, यहाँ के भी चले गए, तो लोग मजबूरी में आते हैं। जो गांव से लोग मुंबई में आए हैं वो मजबूरी से आए हैं। अगर गांव में रोजगार निर्माण होगा, उनको रहने का अच्छा घर मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना में रोटी, कपड़ा, मकान मिलेगा, तो क्यों लोग आएंगे। और इसलिए आज एक तरफ जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनके लिए गवर्नमेंट से रोजगार तैयार करना, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हजारों योजना बनाई है कि वो अपने पैरों पर कैसे हो रहे। एजुकेशन में 1000 यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गई है। आप सरकारी यूनिवर्सिटी की बात छोड़ दो,
अब सब जगह बन रही। मैंने तो आपको एक डायमंड वालों ने भी अपनी यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए कि डिजाइनिंग और प्रोसेसिंग इसमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड के लिए आप अगर बनाएंगे तो आपका सेक्टर बढ़ जाएगा। अभी एमएसएमई का मैं मंत्री था तो अलग अलग जूते चप्पल थे, वो कुछ महिलाएं उन्होंने काम शुरू किया, 1000 1200 करोड़ का उनका टर्नओवर हो गया, क्योंकि डिजाइनिंग के कारण हुआ। तो आने वाले समय में वर्ल्ड लेवल पर पहुंचने के लिए नॉलेज ये सबसे बड़ी ताकत है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और दूसरी बात मैं उसके साथ जोड़ता हूं, नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन अप्रोप्रिएट विजन, it is depending upon appropriate technology that you can convert waste into wealth। और आज इतने प्रमाण में ये जो सर्कुलेशन इकोनॉमी है इसको हमने बढ़ावा दिया है। जो दिल्ली में पोल्यूशन होता है ना, ये परली से होता है, राइस स्ट्रॉ। अभी हमने पानीपत में एक प्लांट डाला है और उसमें से परली से 1 लाख लीटर इंडियन ऑयल को डालने के लिए लगाया, 1 लाख लीटर इथेनॉल होता है, 150 टन बिटुमिन तैयार होता है। अभी हम लोग 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, 30 लाख टन इंपोर्ट कर रहे हैं। अब ये किसान बिटुमिन बनाएगा, यानी वो 150 टन बिटुमिन और 76,000 टन एविएशन फ्यूल, बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बन रही है। अब वो दिन दूर नहीं है कि अगले 2-3 साल के बाद हमारे वर्ल्ड के हवाई जहाज हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पर इसलिए आएंगे कि हमारा बायो एविएशन फ्यूल जो है वो सस्ते में पेट्रोलियम फ्यूल से उनको मिलेगा, इसलिए आएगा। मैंने खुद इनिशिएटिव लेकर स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली बायो एविएशन फ्यूल पे सक्सेसफुली लाया। टाटा ने अपना हवाई जहाज, वो भी 100% सक्सेसफुली हुआ। 2 साल 26 जनवरी के दिन हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट हमारे डिफेंस के, एयरफोर्स के सब हमारे इस पर चले। इथेनॉल से वो हो रहा है ना, किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बना, ऊर्जादाता नहीं ईंधन दाता बना, ईंधन दाता नहीं बिटुमिन दाता बना, अब बिटुमिन दाता नहीं हवाई ईंधन दाता हुआ। यानी ये अगर एग्रीकल्चर में आएगा तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 24% होगा। तो किस लिए लोग आएंगे मुंबई, छोड़कर अपने गांव चले जाएंगे। तो ये जो बेसिक इकोनॉमी का जो ये है, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने जिस प्रकार से लिबरल इकोनॉमी को स्वीकार किया है, पर केंद्र बिंदु माना है गरीब व्यक्ति, उसका कल्याण कैसे हो। आप अच्छा पैसा कमाओ, इनकम टैक्स ईमानदारी से भरो, ताकि हम सोशल वेलफेयर की भी योजनाओं को कर सकें। तो यही जो कंसेप्ट है, जो सोशो इकोनॉमिक थिंकिंग है, ये हमारे इकोनॉमिक मॉडल का सबसे बड़ी विशेषता है। और इसलिए एक तरफ पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पैसे की कमी नहीं है। ये कोई पत्रकार मेरे चाहे उतने, मतलब रिकॉर्ड कर लो, मैं 1 लाख करोड़ का ही दिल्ली मुंबई हाईवे बना है। अब सूरत से चेन्नई 80,000 करोड़ का लगभग 50% काम हो गया, इसका 80% हो गया। कोई पैसे की कमी नहीं, सब कॉन्ट्रैक्टर को 8 दिन में पैसे मिलते हैं और मंत्री के पास आना नहीं पड़ता। मैं 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूं। आपको एक भी कॉन्ट्रैक्टर, कभी आपके भी पहचान के होंगे, कोई डायमंड वाले भी होंगे उधर पैसे लगाने वाले, किसी को आना नहीं पड़ता। और इसलिए इकोनॉमी में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को बढ़ाना, तो रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल में जल, जमीन, जंगल, जानवर, इसके आधार पर टेक्नोलॉजी को उपयोग करके नैनो यूरिया आया। मेरे घर पर 88 टन गन्ना पर एकड़ हुआ, पूरा नैनो यूरिया। 8 बोरे फर्टिलाइजर के बाद 4 बॉटल में काम होता है। अगर हम ड्रोन से स्प्रे करते हैं तो 75% प्लांट को जाता है, 25% वेस्ट होता है। अगर हम यूरिया और मिश्रगत फेंक देते हैं तो 75% वेस्ट होता है, 25% प्लांट को जाता है। टेक्नोलॉजी बदल गई। मेरे यहाँ 4000 एकड़ हमने ड्रोन से स्प्रेइंग किया। तो आज टेक्नोलॉजी बदलने के कारण उत्पादन खर्चा कम हुआ। अभी ट्रैक्टर, मैं ही ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, अगले 6 महीने में इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर आएगा, LNG का ट्रैक्टर आएगा, CNG का ट्रैक्टर आ रहा है। अब ये ट्रैक्टर वाले मेरे पास आए, बोले यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स मत लगाओ, अगर ये लगेंगे तो 1 लाख रुपए से ट्रैक्टर महंगा होगा, साहब ऐसा मत करिए। मतलब मेरी एक कंडीशन है। बोले क्या है?
मैंने बोला इथेनॉल, मिथेनॉल, एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन इसके ट्रैक्टर तैयार करो, मैं पीछे हटता हूँ, मैं नहीं लगाता। और ये नहीं किया 1 साल में तो लगा दूंगा। आप लोगों के बहुत लोगों इलेक्ट्रिक कार होंगी अभी। आपको पता है आपकी पेट्रोल की कार थी तो 30 से 35 हज़ार रुपये महीने का खर्चा था। इलेक्ट्रिक का खर्चा कितना है? 3,000 रुपये। और ऊपर पेट्रोल डीजल हम आयात कर रहे हैं। 16 लाख करोड़ देश के इकोनॉमी से बाहर जा रहे हैं। उसके बजाय ये जो इकोनॉमी है, अभी मुझे पूछा अभी इंटरव्यू में कि आपने बड़ा काम कौन सा किया, तो मैं उनको लगा कि ब्रिजेस, टनल, रोड, तो मैं तो अभी बहुत टनल बना चुका हूँ बड़ी बड़ी। तो मैंने कहा मेरे लाइफ में सबसे बड़ा काम अगर कोई हुआ तो जब मैं मंत्री बना तो 1.5 करोड़ लोग आदमी आदमी को खींचने का काम करता था। साइकिल रिक्शा था या कंधे पे रख के चलाते थे। मैंने आईआईटी के लोगों को बुलाया, इंडस्ट्री वालों को बुलाया, मैंने वो जो नियम थे वो तोड़ दिए। मैंने कहा जो भी कंपनी का जो भी पार्ट यूज़ करना यूज़ करो। एक्सेल इसका बजाज का लाया, चक्के हीरो के लाए, वो कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट तक केस चली। तो मैंने हमारे अटॉर्नी जनरल को कहा सर आप नहीं बोल रहे थे, मैं आऊँ क्या कोर्ट के सामने? कि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि गरीबों, जब तुमको कोई भी काम करना होगा और कानून तोड़ना होगा तो एक बार सोच लो कि तुम अगर गरीब के हित में तोड़ रहे हैं तो जरूर तोड़ो। हम सुप्रीम कोर्ट में जीत गए और आज 1.5 करोड़ गरीब लोग जो 80 to 90% आदिवासी, शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम थे, वो आज मैकेनिज्ड ड्रिवन ई रिक्शा चलाते, मैकेनिज्ड ड्रिवन ई कार्ड चलाते हैं, उनको मुक्ति मिली। ये हमारी अचीवमेंट है। ये क्यों हुआ? देश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पॉलिसीज है। एक छोटी सी पॉलिसी बदलने से देश बदल जाता है। यानी आप अगर हीरे में, डायमंड में काम कर रहे हैं, एक ऐसा कानून लगा दे तुम्हारा बैंड बाजा बच जाए, और ऐसा कानून लगा दे तुम 10 गुना ग्रोथ हो जाए। तो इंडस्ट्री इधर से उधर भागती है क्योंकि ये पॉलिसी है। Our liberal economic policy, by considering the last man of the society who is socially, economically, educationally backward, उसको गरीब दरिद्र रेखा से ऊपर लाना और इकोनॉमिक ग्रोथ लिबरल इकोनॉमी में बढ़ाना और उससे देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना, विश्व गुरु बनाना और दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर, तीसरी वर्ल्ड की ताकतवान अर्थव्यवस्था बनाना। दैट इज एग्जैक्टली द इकोनॉमिक मॉडल ऑफ आवर गवर्नमेंट। और मोदी जी वही आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, और वही 10 साल में ही जो कांग्रेस 60 साल नहीं कर सकी, वो 10 साल में रिजल्ट मिले हैं। और अभी जो मिले हैं वो तो केवल न्यूज़रील है, सही फिल्म शुरू होना और बाकी है। तो आप जब सपोर्ट करेंगे और सही नीतियों को आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करोगे, समर्थन करोगे, तो आगे आगे देखो होता है क्या। बहुत बड़ा चेंज होगा और हमारा देश विश्व की ताकत बनेगा। भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा। हम विश्वगुरु बनेंगे। एक तरफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा, दूसरी तरफ इतिहास, संस्कृति और विरासत के आधार पर हमारी मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, योग विज्ञान, आयुर्वेद विश्व में पॉपुलर होगा। अभी हो गया है और पूरा विश्व अब हमारे देश की तरफ देख रहा है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, सभी इस पर करके हम देश को विश्वगुरु बनाएंगे। यही हमारी कंसेप्ट है, यही हमारा मिशन है, यही उद्दिष्ट है और यही सपना है। समाचार अब तक ब्यूरो रिपोर्ट नाशिक।